Good morning, students. This is chapter number 7, alternating current, and today's topic is alternating current in resistor, inductor, and capacitor. Now, student, you know that there are only 3 electrical components. केवल 3 ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. One is resistor, which offers the resistance. मतलब डिवाइस का नाम होता है रेजिस्टर और उसके कारण सर्किट में रेजिस्टेंस आता है. दूसरा होता है इंडक्टर. इंडक्टर का मतलब कॉइल जिससे सेल्फ इंडक्टेंस आता है. तो इंडक्टर आपको ऑफर करता है इंडक्टेंस. और तीसरी चीज होती है कैपेसिटर. कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है और कैपेसिटर की होती है कैपेसिटेंस. ठीक है, तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि एसी इन प्योर रेजिस्टर क्या होगा. ठीक, तो हमने एक रेजिस्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस आर है और उसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. इस एसी सोर्स की जो वोल्टेज है यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. आपको पता है एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो साइनोसोडल वेरिंग होता है. तो इट में बी कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, राइट. बट द इक्वेशन विल बी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. जैसे ही आप इसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ एक करंट फ्लो होने लगेगी एंड दैट करंट विल बी अल्टरनेटिंग करंट. तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो करंट इसमें पास होगी उसका फेज क्या होगा. फेज का मतलब होता है ये वाला पोर्शन जो साइन या कॉस के का ऑगमेंट होता है उसे कहते हैं फेज. ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास ईएमएफ था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब हमें करंट फाइंड आउट करनी है इसकी. तो करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो हम करेंगे E डिवाइडेड बाई R. अब हम यहाँ E की वैल्यू रखते हैं. तो E की वैल्यू जब आपने रखी तो आ गई E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R. अब हमने E नॉट और R को एक साथ ले लिया, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगर आप इस अल्टरनेटिंग करंट को देखें तो ये भी कैसा होना चाहिए, साइनोसोडल वेरिंग. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट द I नॉट, दैट इज द पीक करंट. E नॉट का मतलब पीक करंट, पीक ईएमएफ होता है और I नॉट का मतलब होता है पीक करंट. तो पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई R. ठीक है ना, इसका मतलब R इक्वल टू E नॉट बाई I नॉट. ठीक, अब अगर आप ईएमएफ का फेज देखें तो वो है ओमेगा टी और करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का फेज देखें तो वो भी ओमेगा टी. इसका मतलब जब भी एसी प्योर रेजिस्टर सर्किट में चलती है तो उसका ईएमएफ यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट सेम फेज में होती है. अब सेम फेज का मतलब समझिए, सेम फेज का मतलब होता है कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना, ईएमएफ और टाइम के बीच में और फिर करंट और टाइम के बीच में, तो ग्राफ ऐसा आएगा. देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो रेडिश लाइन है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है. अब आप देखें तो दोनों जीरो से शुरू हुए थे. जब वोल्टेज मैक्सिमम थी E नॉट तब करंट भी मैक्सिमम है I नॉट. फिर ईएमएफ जीरो हो गया, करंट भी जीरो हो गई. फिर ईएमएफ जो है नेगेटिव मैक्सिमम हो गया यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया तो करंट भी मैक्सिमम हो गई. ठीक है ना, तो ये दोनों साथ साथ चलती. इसका मतलब दोनों का फेज एक ही जैसा होता है. तो करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज इन रेजिस्टर सर्किट. किसकी बात कर रहे हो, रेजिस्टर सर्किट की, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस. अब मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना. तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास दो एक्सेस हो गई एक्स और वाई. अब मुझे ईएमएफ दिखाना है तो ईएमएफ आ गया E नॉट इस डायरेक्शन. ठीक, इसका फेज कितना हो गया ओमेगा टी. देखिए ये फेज जो है वो है ओमेगा टी. किसके लिए, ईएमएफ के लिए. ये देखिए इस इक्वेशन में ओमेगा टी. तो करंट का फेज भी कितना ओमेगा टी यानी दोनों सेम डायरेक्शन में. ठीक है ना,
तो जिस डायग्राम में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट को दिखाया जाता है उसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। ठीक, अब देखते हैं एसी इंडक्टर सर्किट में कैसा बिहेव करती है। लेकिन ये इंडक्टर प्योर इंडक्टर है, इसका मतलब जिस वायर से ये कॉइल बनी है, इंडक्टर बना है, उसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है ना, तभी तो केवल प्योर इंडक्टर आएगा। लेकिन अगर वायर का रेजिस्टेंस होगा तो वो फिर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक इंडक्टर कॉइल है। अब इंडक्टर कॉइल पे आपने ईएमएफ अप्लाई किया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे इसमें करंट पास होगी, इससे लिंक फ्लक्स क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा, क्योंकि ये तो साइनोसोडल वेरिंग करंट है, तो वेरिएशन आता जाएगा फ्लक्स में। तो यहाँ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट एज पर द सेल्फ इंडक्शन, इसमें खुद ही इंडक्शन होगा। तो एक बैक ईएमएफ डेवलप होगा एज पर द सेल्फ इंडक्शन। अब देखें, तो हमने ईएमएफ अप्लाई किया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे करंट देखनी है कि करंट का फेज क्या आता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ईएमएफ अप्लाई किया, इस पे एक अपोजिट बैक ईएमएफ डेवलप हुआ और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कहां से आया, क्योंकि E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, और फाई का मतलब क्या था बेटा इंडक्टर के लिए, फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अब फाई इक्वल टू एल आई है और आप कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा माइनस डी फाई बाई डी टी को, तो फाई में क्या क्या है, एल और आई, एल तो आ गया बाहर, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो अंदर क्या बचा, डी आई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्यों अपोजिट है लेकिन इक्वल होगी। तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जितना फॉरवर्ड ईएमएफ था, यानी आपने अगर यहाँ से 4 वोल्ट अप्लाई किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा 4 वोल्ट। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से E की वैल्यू रख देंगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वो आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आ गया एल डी आई बाई डी टी। इसकी हेल्प से मेरे पास डी आई इक्वल टू आ गया E नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कहां से आया, इस एल को डिनोमिनेटर में ले गए, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। जब आपने इसे इंटीग्रेट करा तो E नॉट बाई एल, ये तो था कांस्टेंट, बाहर आ गया। जब साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। वो ओमेगा यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है ना, जो यहाँ आना था ओमेगा, इसकी डिनोमिनेटर में वो यहाँ ले लिया हमने ओमेगा, तो ये बन गया E नॉट बाई ओमेगा एल और ब्रैकेट में आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू है E नॉट बाई ओमेगा एल, इसका मतलब ये क्या चीज हो गई, पीक करंट। और ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूं साइन में, तो ये कितना आएगा, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब उस नेगेटिव को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव ओमेगा टी था, ये पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव पाई बाई टू था वो क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू। अब अगर मैं इन दोनों का फेज देखूं बेटा, तो इसका फेज है करंट का ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जबकि ईएमएफ का फेज क्या था, ओमेगा टी। इसका फेज ओमेगा टी और करंट का ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का फेज कम है, इसका मतलब पीछे चल रही। तो जब भी एसी प्योर इंडक्टर सर्किट में चलती है तो ईएमएफ लीड करता है, और कितने से लीड करेगा, पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि इसका फेज है ओमेगा टी और इसका है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो दोनों का फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई टू। ठीक, अब थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। ये आया था E नॉट बाई ओमेगा एल, और इसको हमने क्या लिखा, आई नॉट। इसका मतलब आई नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई ओमेगा एल। अब भाई करंट है एम्पियर में,
ई नॉट है बोल्ट में, तो ये किस में होगा, ओम। ओम का मतलब कोई रेजिस्टेंस टाइप का है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसे नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई 2 रेडियन, या उल्टा मैं कहूं कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। या तो हम कहेंगे करंट पीछे चल रही है पाई बाई 2 फेज से, या यूं कहें कि ईएमएफ आगे चल रहा पाई बाई 2 फेज से। अब इसका ग्राफ बनाते हैं जैसे पहले वाले में बनाया था। अब इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसे चल रहा है इसका ग्राफ। ईएमएफ लीड कर रही है, ईएमएफ पहले ही शुरू हो गई, ये भी पीछे चल रहा है। जब ये मैक्सिमम था तो करंट हो गई जीरो, जब वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, यानी इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। दिस इज द पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। अब मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना, यानी वही एक्स वाई एक्सिस में लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो ईएमएफ किधर आएगा, इधर, और इसका फेज कितना होगा, ये वाला ओमेगा टी। ठीक है, और ये पाई बाई 2 फेज से पीछे चल रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, ये वाला ईएमएफ और करंट के बीच, तो ये एंगल आ गया पाई बाई 2। इसका मतलब ईएमएफ लीड कर रही है पाई बाई 2 फेज। ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर सर्किट में कैपेसिटर के साथ आपने एसी कनेक्ट करा, एसी का वोल्टेज आया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं करंट कितनी आएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ करंट निकलेगी चार्ज से, ठीक है, Q इक्वल टू सी इंटू ई। ठीक है, कैसे, कैपेसिटर सर्किट में आपके पास C इक्वल टू होता है Q बाई V, होता है C इक्वल टू Q बाई V। V की जगह यहाँ क्या है, वोल्टेज क्या है, ईएमएफ E। ठीक है, अब हम यहाँ E की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें इससे करंट लेनी है, करंट इक्वल टू होता है Q डी क्यू बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए डिफरेंशिएट करके क्या आता है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएट करके आएगा बेटा ई नॉट सी, तो ई नॉट और सी कांस्टेंट है, बाहर चलेंगे। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। तो यहाँ क्या बनना चाहिए था, एक ओमेगा और आना चाहिए था। इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी। तो ये ओमेगा सी 1 बाई डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, इसको जब मैं पलटी करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा सी ई नॉट। कहने का मतलब चीज वही है, थोड़ा सा हमने इसको अलग तरीके से लिख दिया, और यहाँ क्या बना, कॉस ओमेगा। लेकिन ये साइन के साथ और ये कॉस के साथ, तो हमें इसे पहले साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये आ गया, ये पूरी वैल्यू आई नॉट होगी। ठीक, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास आई नॉट था, ये जो आई नॉट आया है वो आया ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी। इसका मतलब एम्पियर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का। तो इसे कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, इसे क्या नाम देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर वाले में क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम, जैसे पहले वाली। ठीक, अब इस से अगर आप देखें तो करंट का फेज ज्यादा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और वोल्टेज का फेज क्या है, केवल ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट लीड्स द ईएमएफ बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देखिए इसका कैसे बनेगा। वोल्टेज तो वहीं से शुरू हुई, देख रहा, वोल्टेज वहीं से शुरू हुई, लेकिन जो करंट था, ये रेड वाला जो ग्राफ है, ये मैक्सिमम से शुरू हुआ। वोल्टेज जब जीरो तो करंट मैक्सिमम। अब हम इसका फेजर डायग्राम अगर देखें तो फेजर डायग्राम में करंट आगे चल रही है, ठीक है ना, तो ये फेजर डायग्राम।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।